Thank you, Rohit. I'd now like to call Comrade Kanyakumar. रोहित सर बोल के गए कि मैं भाषण अच्छा देता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे सारे टीचर, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जो पुराने रह चुके हैं, वो सब हॉल में मौजूद हैं और उन्होंने जो सिखाया है वही मैं बोलता हूँ, बस अपने तरीके से थोड़ा बोलता हूँ। तो भाषण शायद मैं ना दे पाऊँ, लेकिन कुछ अनुभव है मेरे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ और JNU-SU की तरफ से आप सब लोग लोकतंत्र को बचाने में, JNU को बचाने में जो लड़ाई लड़ी है, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बातचीत को दो हिस्से में रखना चाहता हूँ। एक जो रोहित सर बोल के गए हैं, आइडियोलॉजिकल यूनिटी, एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स इस देश में सेट करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेट हो जाए तो उससे कुछ होगा नहीं, इसको लोगों तक ले जाने का सवाल है, इसलिए उसको लेकर एक स्ट्रेटजी। तो इस दो हिस्से पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहला हिस्सा है आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स का, उसको भी मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगा। 16 मई 2014 को जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया। 17 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट का कॉल किए और वो प्रोटेस्ट था गुजरात भवन पे। और वो प्रोटेस्ट क्यों था? तो गुजरात के अंदर किसानों को लेकर, दलितों को लेकर एक घटना घटी थी कि कुछ दलित लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता है ऊंची जाति के द्वारा, और गुजरात के अंदर किसानों की आत्महत्या का एक डेटा आया था। और इस दो सवाल को लेकर हम लोग गुजरात भवन पर प्रोटेस्ट करने के लिए जाने वाले थे। गंगा ढाबा पे बस आई, जैसे हर बार आती है, स्टूडेंट आ रहे थे, हमारी तख्तियां तैयार थी और नारे भी बने बनाए थे। और हम लोगों की बस जब वहाँ से चली, पहली बार उतनी पुलिस हमारे आगे पीछे थी। उस वक्त समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हमारी बस पहली बार गुजरात भवन नहीं पहुंची, हमको पकड़ करके जबरदस्ती जंतर मंतर पे ले जा करके छोड़ दिया गया। फिर हम लोग सोचे कि ये क्या है, इसका कुछ मतलब है क्या? लेकिन शायद उस वक्त हम लोग तय कर पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट कहते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है, वो जो आइडियोलॉजी का बेसिक एसेंस होता है, उसके आधार पे कम होती है, दूसरे के खिलाफ ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे को लेकर इतना एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें घट रही होती है उसको देख ही नहीं पाते। जैसे भाई आयशा के बारे में सोच रहा होता है, आयशा DSU के बारे में सोच रहा होता है, और DSU हम सबके बारे में सोच रहा होता है। इतने में ABVP क्या करती है हमको पता नहीं चलता। और वही कैंपस का माहौल था। मई में जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था, सितंबर में हमारा इलेक्शन आ गया। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। कुछ लोगों को इस बात का लेकिन खतरा महसूस हुआ कि आखिर हमारी बस गुजरात भवन क्यों नहीं पहुंची। और उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर क्या हो सकता है। JNU में पॉलिटिकल अलायंस अगर हम NSY से करने की बात करें तो शायद हमारे कॉमरेड रात को खाना न खाएं और उनको ये बात पचे नहीं। और हम भी क्यों बोले, हम भी तो उसी ट्रेनिंग से आए हैं, ये खतरा कौन मोल ले। तो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन ये डिस्कोर्स चलने लगा स्टूडेंट के बीच। ये बात मैं पूरी ईमानदारी से आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप हमारे टीचर हैं, हम स्टूडेंट कैसे सोचते हैं ये जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आप जब अपनी भूमिका निभा रहे होंगे एज ए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो ये चीज़ें उसमें अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इससे पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे
फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि ठीक है NSY साथ नहीं होगा, सारे लेफ्ट भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम जो छोटे छोटे अम्बेडकराइट ग्रुप हैं और जो छोटा छोटा लेफ्ट ग्रुप है उसको यूनाइट किया जाए। और ये बातचीत शुरू हो गई और उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि LPF का फॉर्मेशन हुआ। उसका पूरा नाम था लेफ्ट प्रोग्रेसिव फ्रंट। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेफ्ट के हर एक कॉर्नर से क्रिटिसिज्म आया और कहा गया कि ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। ये डिस्कोर्स चलता रहा और जिस जय भीम लाल सलाम के नारे की बात हो रही है, JNU में पहली बार उसी LPF के फ्रंट से जय भीम लाल सलाम का नारा लगा। चुनाव में आयसा 4-0 से जीत गया। सब लोगों को कुछ पता नहीं चला, लगा कि JNU आज भी लाल है, JNU लाल ही रहेगा। और ये जो हमारा एक, मैं कह दूं तो बुरा मत मानिएगा, लेफ्ट एरोगेंस जो है वो रिफ्लेक्ट किया उस इलेक्शन के बाद। लेकिन JNU लाल था, संसद भवन को भगवा रंग से रंगने की तैयारी हो रही थी, फुटपाथ तक का कलर बदल दिया गया था और ये सब कुछ चल रहा था। और हम लोग प्रोटेस्ट में जा रहे थे और ब्रूटैलिटी, उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही थी। पहले जब जाते थे HRD मिनिस्टर के सामने, मिनिस्ट्री के सामने, तो खड़ा होकर के पूरा प्रोग्राम करते थे। पहले उन्होंने वहाँ खड़ा होने से मना किया, फिर वहाँ पहुँचने नहीं दिया, उसके बाद तो बीच रास्ते से उठा करके ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुँचाने लगे और ये सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर दूसरा इलेक्शन आया, फिर ये कोशिश की गई कि हम सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ये मामला बना नहीं। अंततः सारे लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़े और उसमें से 28 वोट से एक ABVP का आदमी जीत जाता है। अब देखिए वो इंस्टीट्यूशन का कैसे इस्तेमाल करता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और नारा लगने से पहले उसको मालूम था कि एंटी नेशनल स्लोगन लगने वाला है। आखिर कैसे? क्योंकि उसको यह भी मालूम था कि एंटी नेशनल स्लोगन लगेगा नहीं, लेकिन एंटी नेशनल स्लोगन का एक स्क्रिप्ट उसके पास था, जो स्क्रिप्ट चला था FTII से। FTII में स्टूडेंट के बारे में क्या कहा गया? 10 साल से यहाँ पड़े रहते हैं, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करते हैं, अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा करते हैं, गांजा पीते हैं, ये लोग नक्सली हैं। ये नैरेटिव आया। उसके बाद अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल का नंबर आता है मद्रास IIT में और वहाँ पे क्या कहा गया कि जो लोग बाबा साहब के नाम पे इस देश के अंदर कास्टिज्म करना चाहते हैं उनको टॉलरेट नहीं किया जाए। उसके बाद नंबर किसका आया? 2 जगह टेस्टिंग हो गई थी, आइडियोलॉजी को टेस्ट कर लिया था, कास्ट को टेस्ट कर लिया था, सोचा जरा रिलीजन को टेस्ट कर लेते हैं, तो दादरी का कांड हो गया। दादरी का जब कांड हुआ तो उनको मालूम था कि लोग बोलेंगे, लोग निकलेंगे, सिविल सोसाइटी के मेंबर सड़कों पे आएंगे, इंटेलेक्चुअल आर्टिकल लिखेंगे और प्रोफेसर जाकर सेमिनार को अटेंड करेंगे। इसीलिए कलबुर्गी को मार दिया। इसीलिए पंसारे 80 साल का व्यक्ति जो किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन शिवाजी का जो एप्रोप्रिएशन हुआ था बीजेपी के द्वारा, उसको उन्होंने वापस ले लिया था उससे। इस बात से वो घबराए हुए थे, तो कहा कि इंटेलेक्चुअल को डराना जरूरी है, इसीलिए कुलवर्गी की हत्या की। कुलवर्गी की जब हत्या हुई तो इनको थोड़ा उल्टा हुआ। टॉलरेंस इनटॉलरेंस का डिबेट इस देश के अंदर इतना मजबूती से उठा कि बिना संगठन का एक संगठन बन गया। कोई यूनाइटेड मीटिंग नहीं हुई, देश के हर एक कोने से लोग इस सवाल पे बोलने लगे और इनको बिहार में रिजल्ट मिला। यहाँ हम लोगों के लिए एक बात सीखने की है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स में अगर हम अपने एजेंडे को नहीं डालेंगे, शिक्षा जैसा बुनियादी सवाल अगर पॉपुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, तो थ्रू पॉपुलर पॉलिटिक्स हम अपने एजेंडे को क्लिंच नहीं कर पाएंगे। और ये बात इस देश के अंदर, इसीलिए आज मैं RSS BJP का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला, मैं खुद का क्रिटिसिज्म करूंगा लेफ्ट और प्रोग्रेसिव होने के नाते। इस देश के अंदर RSS ने कभी सरकारी स्कूल को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन साथ साथ अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चलाता रहा।
हम लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव और लेफ्टिस्ट कहते हैं, सरकारी स्कूल को तो बचा नहीं पाए, प्राइवेट स्कूल भी कोई खोलने की जहमत नहीं उठाए। किसी कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया है, एजुकेशन पे कितना पन्ना लिखा जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप एजुकेशन जैसे बुनियादी सवाल को छोड़ते हैं तो क्या होगा? एक JNU में एक ABP का आदमी जीत करके देश के अंदर इतना बड़ा फर्जी डिबेट खड़ा कर सकता है, तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल पैदा होकर के ब्यूरोक्रेसी में जाकर के, जुडिशियरी में जाकर के, तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशन में घुस करके देश को कितना बर्बाद किए होंगे, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। शिक्षा का ये महत्व होता है और शिक्षा के इस महत्व को हम नहीं समझे। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद डिस्कोर्स चला देश के अंदर कि भाई इनका अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर आया यूनिवर्सिटीज का, डायरेक्ट अटैक का। स्पेशल यूनिवर्सिटी एक्ट को खत्म करने की बात की गई और कहा गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल आएगी, टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा और टीचर सिलेबस तैयार नहीं करेंगे, सिलेबस मिनिस्ट्री में तैयार होगा। अभी क्या कहा गया है? अभी कहा गया है कि सेना के जवान आएंगे और विद्यार्थियों को देशभक्ति पढ़ाएंगे। कल को क्या कहा जाएगा कि टीचर क्लासरूम से सियाचिन जाएंगे और वहां जाकर बंदूक चलाएंगे। ये कहाँ जा रहा है देश? कौन सोचेगा इसके ऊपर? और जब सोचेंगे तो इस हॉल से बाहर निकाल कर इससे लड़ेंगे कैसे? उसकी स्ट्रेटजी की बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा जो जनरेशन है, इसीलिए हम जब बोलते हैं जय भीम और लाल सलाम, तो ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का सवाल नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल कन्विक्शन है, हमारा पॉलिटिकल रियलाइजेशन है कि इसके बिना हम इस देश के अंदर कम्युनल फैसिज्म को नहीं रोक सकते। हमको ऑपरेट की यूनिटी बनानी पड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी है, हम लोग कई बार अपने टीचरों को कह भी देते थे कि सर JNU में JNUSU एक्टिव है और DU में डूटा एक्टिव है। ये बहुत खुशी की बात है कि जुनूटा JNUSU से ज़्यादा एक्टिव है और डूसू की तो बात ही कहाँ करना, क्योंकि डूटा उससे बहुत आगे है। तो ये यूनिटी जो बनी है, इस यूनिटी को अब ग्रामसी का नाम याद आ रहा है। ये भी कितना मज़ेदार है कि RSS के एक समर्थक टीचर ने ग्रामसी का नाम लिया RSS को डिफेंड करने के लिए। तो ग्रामसी तो हमारे हैं, तो ग्रामसी ने कहा है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बनिए, यहाँ से निकलिए और लोगों तक अपनी बात को ले जाइए और बातचीत में एक मिनिमम स्ट्रेटजी बनाइए। दुश्मन तय है, दोस्त कौन बनेगा इसको लेकर के मीड में निकालने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ जो भी बोल रहा है उसको एक मंच पे लाना पड़ेगा, उनकी यूनिटी बनानी पड़ेगी। यही पॉलिटिकल लाइन है अभी के लिए, यही स्ट्रेटेजिक लाइन है अभी के लिए। और इसको अपने एक अनुभव से मैं इस तरीके से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो जनरेशन है तो बड़ा गजब टाइम पे पैदा हुआ। 1990 के बाद जब इस देश में नवोदारवाद आ रहा था और तथाकथित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा टूट रही थी और हमारी पूरी इंटेलिजेंसिया जो हमसे पहले जनरेशन की थी, वो वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करने में अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को डेवलप किया था। जब ये नवोदारवाद आया, जब हमारे सामने चुनौती आई, तो हमारे सामने कोई नया डिस्कोर्स नहीं था। इसीलिए आज जो हम बोलते हैं उसको अगर हम पीछे जाकर थोड़ा सा देखें तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। हम उस दौर में पैदा हुए जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे और प्राइवेट स्कूल गांव में खुल रहा था। मुझे याद है कि गांव में कोचिंग हुआ करता था जिसमें तैयारी होती थी नेत्रहाट की, नवोदय की, सैनिक स्कूल की। वो सारे कोचिंग बंद हो गए। आज वहाँ तैयारी होती है IIT की, IIM की, जिसकी फीस लाखों में है। आज बाहर में JNU के एंट्रेंस का तैयारी नहीं होता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि बिहार में तो कहावत है कि अगर किसी को आर्ट्स पढ़ना है इसका मतलब उसको शादी करने का मन हो गया है। इस स्तर पे शिक्षा को पहुंचा दिया गया है। अब जहां शिक्षा यहां पहुंच गई है, लोगों का जो पॉपुलर कंसेंट है उससे बिल्कुल अलग हो गया है। इतना बांट दिया गया है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन,
और ये बात हम लोगों को कब पता चली? जब ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट हम लोग चला रहे थे। हर एक यूनिवर्सिटी में गए और हमने देखा कि एक बड़ा मास जो यूनिवर्सिटी के अंदर है वो फेलोशिप के सवाल पे हमसे जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नॉन नेट फेलोशिप दिया जाता है, और उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनको पिछले 2 साल से मिलना शुरू हुआ है। मतलब जेएनयू जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का, वो तो अपने आप में इकलौता या 1-2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। पूरे देश के अंदर सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद किया गया, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया, और अगला नंबर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। इस तरीके से उन्होंने एक एक करके हमारे सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया। और जब ये चीजें हो रही थी उस वक्त जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट सेक्शन था उसने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल या सरकारी विश्वविद्यालयों के बजट को उठा करके देखिए। उसका जो बजट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसके 25% बजट में उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज किया जा सकता है, लेकिन उसका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको इतना लेथार्जिक बनाया गया कि कभी भी वो निजी संस्थानों का मुकाबला ही नहीं कर पाए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक बार हमारे गांव में चर्चा हुई सरकारी बनाम गैर सरकारी की। तो एक आदमी कहा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? कहा कि वहाँ काम बहुत अच्छे से होता है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हम बोले सही बात है। तब उसने कहा कि देखो बीएसएनएल की मोनोपोली होती थी, अब जब से रिलायंस आया है, तुम बोले रिलायंस आया तो दुनिया मुट्ठी में आई, दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि बीएसएनएल को तो तुमने बता दिया कि भाई साहब नहीं लगेगा। अगर भाई साहब नहीं लगेगा, ये बीएसएनएल के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो रिलायंस दुनिया को मुट्ठी में कैसे करेगा, और मुट्ठी में करने के लिए कॉल रेट को कैसे बढ़ाएगा, फिर कॉल ड्रॉप कैसे होगा, एसएमएस को करने में कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी पैसा कैसे कस्टमर से लिया जाएगा, ये सारा बिजनेस प्लानिंग कैसे होगा। जानबूझ करके सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया गया ताकि प्राइवेट संस्थानों को स्पेस दिया जा सके। और उसकी जो समस्या थी ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी का या वर्किंग कल्चर का जो प्रॉब्लम था या हायरार्की का जो प्रॉब्लम था, जिसको खत्म सॉर्ट आउट किया जा सकता था, उसको कभी भी ठीक करने की जरूरत नहीं उठाई, क्योंकि इनका तो नजरिया यही है कि अगर हाथ में घाव है तो उंगली मत काटो, हाथ ही काट दो। अगर सरकारी संस्थान में दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने के बजाय उसको बंद कर दो। ये हर चीज को बंद करने पे जुटे हुए हैं, और स्थिति आज यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लोग इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की वकालत करते हैं, लेकिन बैठना चाहते हैं संसद भवन में जो सरकारी है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है सोसाइटी का, इससे हम कैसे निजात पाएंगे? और मेरा मानना है जहाँ तक कि शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को और लोगों की जो दूसरी बेसिक फैसिलिटीज हैं, उस सवाल पे हम लोगों को आइडियोलॉजिकली एक लार्जर यूनिटी बनाना पड़ेगा। और वो लार्जर यूनिटी होगा जस्टिस के फ्रेमवर्क में, उसको हम सोशल जस्टिस कहें, उसको हम जेंडर जस्टिस कहें, या उसको हम इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल कहें। इस फ्रेमवर्क में हमको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। और इसके लिए जो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से अलग करके नहीं देख सकते हैं, हम लोगों की ये ट्रेनिंग है। तो आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मेरा मानना है कि एक सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म के साथ। और प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म के पक्ष में खड़ा होना, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को एक धक्का देना है। जरूरी नहीं है कि इसमें हम बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर खुद को प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक कहते हैं तो वेल्थ का थोड़ा सा तो डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है, पब्लिक फंड जनरेट किया जा सकता है और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बचाया जा सकता है। तभी हम क्रिटिकल थिंकिंग, डेमोक्रेसी और बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आज हमारे सामने जो चुनौती है, जो डिस्कोर्स हमने सेट किया था, वो पूरे तरीके से खतरे में है। पहले कहा दिखना खतरनाक है, दाढ़ी अगर बढ़ा हो, आपने सर पे टोपी लगाया हो तो आप टेररिस्ट हैं। दिस इज कॉल्ड इस्लामोफोबिया। पहले कहा दिखना गलत है, लोगों ने दाढ़ी मुड़ा लिया, लोगों ने टोपी लगाना छोड़ दिया।
फिर कहा है बोलना गलत है, नारा लगाना गलत है, कुछ कह देना गलत है। आज तो अमित शाह ने हद कह दी, कहा देश की आलोचना गलत है। इतना भी बुनियादी फर्क वो आदमी नहीं समझ पा रहा, बीजेपी का अध्यक्ष है, कि देश की आलोचना और सरकार की आलोचना में फर्क होता है। ये देश और सरकार के बीच का जो अंतर है उसको मिटा देना चाहते हैं। अब इसको कहेंगे फांसीवाद। जब 16 मई को चुनाव का रिजल्ट आया तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ने कहा कि देश में ये हम कह दें कि फांसीवाद आ गया है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फांसीवाद आ रहा था, तब से आ रहा था जब से वो शिशु विद्या मंदिर चला रहा था, तब से आ रहा था जब वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था, तब से आ रहा था जब जुडिशियल सिस्टम में अपने लोगों को प्लांट कर रहा था, तब से आ रहा था कि इस देश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय पे पूरी तरीके से कब्जा है आरएसएस का। और ये आया है आज हमारे सामने खुलकर, और उसको लगता है कि अगर हम अपर हाउस में सीधे सीधे नहीं आ पाए तो उसको जरूरत पड़ी तो चुनाव भी बंद कराएगा। संविधान को ताक पर रखकर जो उसका सीधा सीधा एजेंडा है, आज भारत माता बोल रहा है, कल कहेगा कि आरएसएस वाली भारत माता का जय बोलो। क्योंकि आरएसएस वाली जो भारत माता है वो शेर पे बैठी हुई है, उनका सारी भगवा है, और उनके हाथ में जो झंडा है वो तिरंगा नहीं, वो भगवा है। याद कीजिए आज़ादी के समय में जो भारत माता का इमेज यूज करती थी कांग्रेस, उसमें भारत माता खड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था, उनका सारी तिरंगा था, और वो जंजीर से बंधी हुई थी। भारत माता का पूरे तरीके से इमेजिनेशन बदल दिया गया है। और जो एजेंडा है आरएसएस का कि झंडे में 3 रंग हैं, उस केसरिया को इस्तेमाल करो बाकी 2 लोगों को, बाकी 2 रंग को ढकने का, जो शांति का और हरियाली का प्रतीक है, और जो चक्र इस देश के अंदर एक्चुअली दलित मूवमेंट का सिंबल है, एक्चुअली बुद्धिज्म का सिंबल है, उसको खत्म करने का। और ये जो पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, अगर हम एक मिनिमम यूनिटी नहीं बनाएंगे तो इस देश को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक अंतिम कोट करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज क्रिस्टन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी में हमसे अपोजिट आइडियोलॉजी का कोई व्यक्ति आकर बात रखेगा तो मैं उसकी निंदा करूंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। आज कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्लियर कट बात बताई कि किसी के बारे में कुछ भी बोलना सेडिशन नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ पे लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो व्हाइट हाउस के सामने में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, उसके आगे में प्रोटेस्ट करते हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। और जब अमेरिका अटैक किया था वियतनाम के ऊपर तो खुद अमेरिकी लोग सड़क पे उतर करके वियतनाम का समर्थन कर रहे थे और वार का विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं कोट करना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि हमें ना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को जाने की जरूरत है, ना यूएस पहुंचने की जरूरत है। महात्मा गांधी का 1929 के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, उसको पढ़ने की जरूरत है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा इतना बड़ा है कि आप एक इंडिविजुअल पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ बोल सकता है, और उसको इस बात को बोलने की आज़ादी बेसिक एसेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और इस बात को इस तरह से कोट करते हैं कि पानी को किसी के साथ डाइल्यूट किया जा सकता है, पानी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पानी के जैसा है जिसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। अगर उसको डाइल्यूट किया गया इस देश में द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज हम अगर मिनिमम यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि भगत सिंह ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वो तमाम लोग, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो पेरियार हो, इमेजिन कीजिए कि अगर इसी तरीके का एग्रेसिव नेशनलिज्म या एंटी नेशनलिज्म आप कहिए बढ़ता रहा तो पेरियार की उस मूर्ति का क्या हाल होगा चेन्नई के अंदर, जिस पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो गॉड इन द अर्थ। उस मूर्ति का क्या किया जाएगा उसके बारे में सोचिए। ये जो अटैक हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, और नैरेटिव जिस तरीके से तैयार किए गए हैं, लॉ में लिखा हुआ है सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं, इस्तेमाल क्या हुआ टीवी चैनल पर, एंटी नेशनल। और ये जो टर्मोलॉजी है इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है।
क्योंकि सेडिशन को हिंदी में कहते हैं राजद्रोह। राजद्रोह के बरक्स क्या बाइनरी बनती? राजप्रेम, जो इनका असली चरित्र है, लेकिन इन्होंने इसको कन्वर्ट किया, सेडिशन की जगह एंटी नेशनल शब्द का यूज किया ताकि खुद को सेल्फ क्लेम्ड नेशनलिस्ट घोषित कर सकें और पूरा का पूरा आजादी के आंदोलन का जो डिस्कोर्स है उसको बदल करके देश के सामने जो बुनियादी सवाल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और सबके लिए न्याय का, बोलने की आज़ादी का, इस सवाल को डाइल्यूट कर सके। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रियलाइजेशन आज हम स्टूडेंट्स के बीच में है, टीचरों के बीच में है, सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में है, अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से टू वे ट्रैफिक स्टाइल में अगर गांव-गांव तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये जो न्यू मीडिया है इसका इस्तेमाल अगर रिग्रेसिव फोर्स कर सकती है तो इसका इस्तेमाल अगर प्रोग्रेसिव फोर्स करे तो इस देश को बचाया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, संविधान को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।